सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, उसमें आखिर कौन सी शर्तें फाइनली तय हुई और किन शर्तों पर सभी नेताओं ने, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय हों या महात्मा गांधी हों, सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, आम सहमति से हस्ताक्षर किए थे। आज हम वो सारी शर्तें आपको बताने वाले हैं जो पूना पैक्ट में फाइनल रूप से आम सहमति से पारित हुआ था। पूना पैक्ट, यदि आप जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है इस बात में कि पूना पैक्ट में आखिर किन शर्तों के साथ पूना पैक्ट हुआ था, तो निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अंत तक जरूर बात करना चाहिए। आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश में किस तरह से महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन, जो कि 20 सितंबर 1932 से लगातार चल रहा था, 24 सितंबर 1932 तक 5 दिन लगातार चला, उन्होंने आज समापन किया। हम आपको पूरी जानकारी एक तरह सजीव प्रसारण की तरह आपको देंगे। निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हर किसी को बात करना चाहिए, हर डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी को बात करना चाहिए। यदि वास्तव में आप सच्चे अंबेडकर अनुयायी हैं तो इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को न सिर्फ आप बात करेंगे बल्कि जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी आप जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है, बाबा साहब कहते हैं कि अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। इसी विषय के अंतर्गत आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का ये 20वां भाग है और अंतिम भाग है। अंतिम भाग होने के नाते ये निष्कर्ष के तौर पर देखा जा सकता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से शुरू हुआ ये सिलसिला अब यहाँ पर समाप्त होगा इस विषय के अंतर्गत। इसलिए निष्कर्ष लेकर सभी साथी जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हम सीधे लेकर चलते हैं जहाँ पर आज जो 24 सितंबर 1932 का जो भी घटनाक्रम है, कौन सी अनुबंध की धाराएं हैं, उन सभी धाराओं को हम सबसे पहले आपको बताएंगे। पहली अनुबंध की जो धारा है वो अस्पृश्यों को साधारण निर्वाचन क्षेत्र में सभी प्रांतों की जनसंख्या को जोड़कर बनने वाली जनसंख्या के अनुपात में 148 आरक्षित जगह बताए अनुसार दिया जाए। साथियों, प्रांत बंगाल में अस्पृश्यों के लिए 38 की जगह 30 जगह पारित की गई। ये राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 38 हो गया है, लेकिन 30 सीटें यहाँ पर दी गई थी। विधिमंडल में हिंदुओं के लिए कुल स्थान 80 थे। प्रांत मुंबई सिंध के साथ में अस्पृश्यों के लिए स्थान 15 दिए गए। विधिमंडल में हिंदुओं के लिए कुल स्थान यहाँ पर 108 थे। प्रांत बिहार और उड़ीसा अस्पृश्यों के लिए 18 स्थान दिए गए। विधिमंडल में हिंदुओं के लिए कुल 114 सीटें थीं। प्रांत मद्रास में अस्पृश्यों के लिए 30 स्थान दिए गए 153 में से। प्रांत पंजाब में अस्पृश्यों के लिए 8 सीटें दी गई। विधिमंडल में हिंदुओं के लिए कुल स्थान 43 थे। प्रांत मध्य प्रांत और बरहाड़ में अस्पृश्यों को 20 सीटें दी गई। विधिमंडल में 88 सीटें थीं। प्रांत असम में अस्पृश्यों के लिए 7 सीटें दी गई। विधिमंडल में हिंदुओं के लिए कुल स्थान 57 थे। प्रांत संयुक्त प्रांत, जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से आप जानते हैं, अस्पृश्यों के लिए स्थान 20 थे। टोटल यहाँ 144 में से 20 सीटें दी गई। कुल अस्पृश्यों के लिए स्थान 148। विधिमंडल में हिंदुओं के लिए कुल स्थान 787 में से 148 सीटें दी गई। हालांकि बाबा साहब 197 सीटें चाहते थे। इसके बाद पहला जो बिंदु है उसको हम लोग ध्यान से देखें। इस तरह इस सुलह के कारण अस्पृश्यों को हिंदुओं की 787 जगहों में से 148 जगह दी जाएंगी, आरक्षित की गई। इन सभी आरक्षित जगहों के लिए अस्पृश्यों के जिन प्रतिनिधियों को चुना जाएगा, उनका प्राथमिक चयन अस्पृश्य वर्ग के मतदाताओं द्वारा हर जगह के लिए चयनित 4 उम्मीदवारों में से किया जाए। उसके बाद इन 4 के पैनल से एक प्रतिनिधि का चयन अस्पृश्य सभी मतदाता द्वारा किया जाए।
प्राथमिक चुनावों में देखिए, यहाँ इस पॉइंट को हमें समझना बेहद जरूरी है। जो आरक्षित जगह हैं इसके लिए अस्पृश्यों के जिन प्रतिनिधियों को चुना जाए, यानी कि प्राथमिक जो चुनाव होगा उसमें सिर्फ अस्पृश्य मतदाता ही वोट करेंगे। उनका प्राथमिक चयन लिखा है अस्पृश्य वर्ग के मतदाताओं द्वारा हर जगह के लिए चयनित 4 उम्मीदवारों में से किया जाए, यानी कि 4 उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ अस्पृश्य मतदाता ही वोट करेंगे। लेकिन उसके बाद जो अन्य सीटें तय, उसके बाद का जो चयन होगा 4 में से किसको चयन करना है, उसमें सभी लोग यानी कि सभी वर्ग के लोग मतदान कर सकते हैं, स्पृश्य भी और अस्पृश्य भी। ये यहाँ पर आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। प्राथमिक चुनावों में हर अस्पृश्य मतदाता को अपना मत देने का अधिकार है। केंद्रीय विधिमंडल में स्पृश्यों के प्रतिनिधि आम निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित जगहों के लिए पैनल से चयनित किए जाएंगे। केंद्रीय विधिमंडल में ब्रिटिश भारत के अस्पृश्यों को हिंदुओं की जगहों में से 18% जगह दी जाएंगी। इस अस्पृश्य उम्मीदवारों के पैनल के इस तरीके का इस्तेमाल केवल 10 सालों तक किया जाए। हालांकि उससे पूर्व सभी जातियां मिलकर अगर उस तरह को रद्द करना चाहें तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी जातियों द्वारा एक मत से खारिज किए जाने तक आरक्षित जगहों के तरीके पर अमल किया जा सकता है। प्रांतिक और केंद्रीय विधिमंडल का अस्पृश्यों का मताधिकार लोथियन कमेटी की सिफारिशों के अनुकूल होना चाहिए। स्थानीय संस्थानों में चयन अथवा सरकारी नौकरी में नियुक्तियों के मामलों में अस्पृश्यों पर कोई भी नकारापन का आरोप उनकी अस्पृश्यता के आधार पर न किया जाए तथा उन्हें सही अनुपात में जगह दी जाए। 9वां पॉइंट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए प्रांत की सरकार के बजट में उचित प्रावधान किया जाए। शिक्षा के मामले में यहाँ पर हम आपको बता दें किस तरह से अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए प्रांत की सरकारों को बजट में उचित प्रावधान करना था। उचित प्रावधान का मतलब ये है कि उचित अनुपात होना चाहिए। उचित अनुपात का मतलब सीधा सा है कि जनसंख्या के अनुपात में बजट निर्धारित होना चाहिए। अस्पृश्यों के लिए विचार करना होगा कि सरकारें क्या इस उचित अनुपात का ध्यान रख रही हैं, क्या उचित अनुपात में बजट जारी करती हैं, अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए विशेष बल देती हैं। ये हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। इस अनुबंध पर 24 सितंबर के दिन 23 नेताओं ने हस्ताक्षर किए और 25 सितंबर के दिन 18 नेताओं ने हस्ताक्षर किए। पुणे करार पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए उनके नाम हम आपको बता देते हैं। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्रीनिवासन, M.C. राजा, C.B. मेहता, C. राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, G.D. बिरला, रामेश्वर दास बिरला, B.S. कामत, G.K. देवधर, A.B. ठक्कर, R.R. बखाले, P.G. सोलंकी, P. बालू, गोविंद मालवीय, देवदास गांधी, विश्वास, P.N. राजभोज, गबई G.A. और शंकर लाल बंकर, यानी कि 23 लोगों ने हस्ताक्षर किए। मुंबई में हिंदू परिषद में निम्नलिखित हस्ताक्षर इनमें दिनांक 25 सितंबर 1932 को जोड़े गए, जिसमें हम नाम आपको बता देते हैं। लल्लू भाई श्यामल दास, हंसा मेहता, के नटराजन, कामकोटि नटराजन, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, मथुरा दास, बासनजी, बालचंद हीराचंद, H.N. कुंजरू, K.G. लिमय, P. कोंडर राव, N.P. गाडगिल, मनु सुबेदार, अवंतीबाई गोखले, K.J. चितलिया, राधाकांत मालवीय, K.R. भट्ट, कोलम प्रधान। इस तरह से 18 लोगों ने 25 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की परगने आर डिंगले गांव में गुजर गई, यानी कि उनकी जो मौसी थी ससेक्स परगने वो गुजर गई। उनकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए मैकडोनाल्ड साहब दिनांक 24 सितंबर 1932 तारीख को निकलने वाले थे, लेकिन भारत से आए तारों को देखकर उन्होंने अपना जाना रद्द कर दिया और पुणे अनुबंध पर मंत्रिमंडल के साथ 2 दिनों तक विचार विमर्श करने के पश्चात मंत्रिमंडल की सहमति के तार के जरिए वायसराय आदि को 26 तारीख को भेज दी। 26 सितंबर 1932 के दिन भारत सरकार के गृह सचिव होम मेंबर मिस्टर हेग ने केंद्रीय विधिमंडल में सरकार की अनुबंध के लिए मान्यता की घोषणा की, यानी कि जो 24 सितंबर 1932 को ये सर्वसहमति से पारित हुए 9 बिंदुओं पर यूँ कहें कि पुनः पैक्ट, तो
तो इसको मान्यता 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। सरकार द्वारा अनुबंध को मान्यता दिए जाने वाला खत इंस्पेक्टर जनरल कर्नल को भेजा। उन्होंने वह गांधी जी और अन्य नेताओं को मंगलवार 27 सितंबर 1932 को तीसरे प्रेयर के समय करीब 4:15 बजे दिखाया। सबको लगा कि अब गांधी जी अपने व्रत का समापन करें। गांधी जी ने कहा कि सरकारी मंजूरी को एक अस्पृश्यों के नेताओं द्वारा सहमत जतानी जानी चाहिए। वे सब नेता उस वक्त 1-2 दिन लगते इस अनुबंध पर उन्होंने पहले ही हस्ताक्षर किए हैं और अपनी मुंबई चले गए थे। उन्हें फिर बुलाकर उनकी सभा लेनी होगी और इस काम में सहमति भी जताई है। इसलिए फिर इस प्रश्न पर सोचने की जरूरत न होने की बात पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने गांधी जी से कही, जिसकी श्री राजगोपालाचारी ने पुष्टि की। उसके बाद गांधी जी अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार हो गए। कर्नल डायल ने कहा कि कस्तूरबा गांधी के हाथ से फलों का रस पीकर अनशन खत्म कीजिए। गांधी जी मान गए। गांधी जी के चारों तरफ पानी का छिड़काव किया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी गीतांजलि से एक भक्ति गीत गाया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी के चारों तरफ पानी का छिड़काव क्यों किया गया, आखिर क्यों ऐसा हुआ। अनशन तोड़ने का तरीका सिर्फ ये होता है कि जूस पीकर अनशन को ख़त्म किया जाए, लेकिन यहाँ पर पानी छिड़क कर छिड़काव किया गया चारों तरफ महात्मा गांधी की ओर। खैर, जो भी कारण रहा हो, तत्कालीन लोग ही जानते होंगे कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा। यदि इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो आप डॉक्टर अम्बेडकर सुन रहे हैं, यही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी गीतांजलि से एक भक्ति गीत गाया। कुछ लोगों ने भगवत गीता के श्लोक गाए। वहाँ इकट्ठा हुए करीब 200 लोगों ने गांधी जी का पसंदीदा और नरसिंह मेहता का लिखा वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन गाया। कस्तूरबा ने गांधी जी को संतरे के रस का गिलास दिया। उन्होंने रस ग्रहण कर अपना अनशन तोड़ दिया। सम्मानित साथियों, फिर एक बार हम याद दिला दें, ये अनशन किया गया था। कम्युनल अवार्ड 17 अगस्त 1932 को जारी हुआ ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो बातचीत हुई थी, जो तर्कपूर्ण बातें सभी नेताओं ने, जो सभी संप्रदाय के नेता वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने रखा था, उस आधार पर और अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा आम सहमति न बनने के बाद वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रेमसे मैकडोनाल्ड ने ये 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किया था। कम्युनल अवार्ड में अस्पृश्यों के लिए दोहरा मताधिकार का प्रावधान किया गया था और दोहरा मताधिकार में साथ ही साथ पृथक चुनाव क्षेत्र की घोषणा की गई थी। पृथक चुनाव क्षेत्र रद्द करवाने के लिए, यानी कि इस अधिकार को छीनने के लिए महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया था। और ये जो घटनाक्रम रहा, आपने देखा डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लेकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में आप देख सकते हैं किस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा। और ये जो पुनः प्रकट हुआ, इसका पूरा घटनाक्रम किन किन बिंदुओं पर लंबी बहस हुई, 6-6 घंटे लगातार बहस चली है, तब जाकर इस तरह की आम सहमति बनी। और इन्हीं दौरान बाबा साहब को एक तरह से बाबा साहब का कत्ल कर देने का खत भी बाबा साहब के पास आया, लेकिन बाबा साहब ने अपने समाज का हित के दृष्टिकोण रखते हुए अपनी जो दृढ़ संकल्प है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया। वो अपने संकल्प पर अडिग रहे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी जान भी चली जाए, लेकिन हम अस्पृश्यों को मिले अधिकारों को किसी भी सूरत में त्याग नहीं करेंगे, इन अधिकारों की रक्षा जरूर करेंगे। अंततः महात्मा गांधी अपनी शर्तों को, यानी कि जो कम्युनल अवार्ड में अस्पृश्यों को जो अधिकार मिला पृथक चुनाव क्षेत्र का, वो खत्म करवाने में एक तरह से कामयाब हो गए और इस तरह से उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया 24 सितंबर 1932 को। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा है तो इसको जन जन तक पहुंचाने में हमारी जरूर मदद करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, प्राथमिक चुनावों में कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ और किसको। प्रश्न नंबर 2 है, अस्पृश्यों के स्थानीय संस्थाओं में चयन अथवा सरकारी नौकरी में नियुक्तियों के अनुपात क्या होना चाहिए, क्या था, और अस्पृश्यता के आरोप पर क्या कहा गया, क्या किया गया। तो इस तरह से आप इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब जरूर दीजिएगा।
इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा बैचारकी सेंटर बनाने की है, जो कि निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया गया है। आप भी इसमें अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।